fantastic. Right, at the moment with us from the BJP, after a long time, very long hiatus, we have Rani Dwivedi ji from the Bharatiya Janata Party. Rani Dwivedi ji, namaskar. Namaskar sir, how are you? Namaskar. We are absolutely fine. We are now very fine because you are with us now. Wonderful to see you again after such a long time. इतने दिनों के बाद. Thank you so much राजीव जी. इतने दिनों के बाद आप वापस आए हमारे साथ. हम सोच रहे थे कि आप लोग नाराज हो गए हमसे, आप नहीं आ रहे शो में, पता नहीं क्या हो गया. Maybe you are very busy in the area. No, some other engagements, some other work. Yes. So Rajiv is a little bit busy on it. I saw you, playing something in a sari. You were running somewhere, doing something on the other. It was quite interesting. Very. Yeah. Very. It's a pickleball play with Anurag Thakur ji. It's a pleasure time for me. Yes. In Noida. Wonderful. Yeah. Absolutely wonderful. Yes, you and Anurag Thakur, I think you were playing tennis or was it badminton? What was it that you were playing? You were playing something. It's a US Oriental game. It's called pickleball. Oh, pickleball. Wow. Yeah. The fastest growing game in the world at the moment. Yes. Isn't that lovely? Isn't that lovely? Yeah, it's really very good game. Anyone can play. So who won? I'm sure you must have won. I'm sure you must have won. Yeah. Gee, in sari, it was pleasure to play with the Indian costume and proud time with Pankaj Singh ji and Anurag Thakur ji, then Dr. Mahesh Sharma ji. The whole court is ours. Wonderful. So we all are winners. Wonderful. Absolutely fantastic. Rani Dwivedi ji, to come back to a very serious subject, I don't even know whether it's serious. आज आदरणीय सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर मोदी जी के बारे में कोई ऐसी मतलब अभद्र बात की है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस किस्म की बात कोई कैसे कर सकता है. कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इतने पुराने सांसद हैं, फिर भी इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना मतलब क्या है? पहले वो मोदी जी को क्या बुला चुके हैं, क्या वो खून का क्या प्रदीप जी, क्या खून का उसका सौदागर, और उसके बाद वो चाय वाला और पता नहीं क्या, और अब ये जहरीला सांप, मतलब ये क्या है? समझ गए वो व्हाट इज गोइंग चाय वाला, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? आई मीन दिस इज टेरिबल. हैज द कांग्रेस लॉस्ट इट? हैव दे लॉस्ट देयर माइंड? रानी द्विवेदी जी, राजीव जी, आप खुद एक मेरे ख्याल से इतने दिन से आप चैनल चलाते हैं, आप एक मीडिया में हैं, और देखिए प्रधानमंत्री जो हमारे सबके प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो कोई जनता हो, हमारे सभी के वो एक बोलते हैं ना आधार स्तंभ, हमारे देश की पहचान होते हैं जी. और विपक्ष में होते हुए भी अगर मल्लिकार्जुन जैसे सीनियर लीडर को बात करने की तमीज नहीं हो या उन्हें ये नहीं पता कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा उनकी पार्टी की जो बोलते हैं ना किंचित बची हुई है, वो भी बची रहेगी या पता नहीं, लेकिन ये देश के सामने बहुत गंदा उदाहरण है. ये बिल्कुल भी एक कॉमन मैन भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इस तरह का शब्द वो यूज करे. इससे उनके अंदर की जो बौखलाहट है, जो बोलते ना एक रास्ता ही नहीं बचा हो, ऐसे पार्टी का नेतृत्व आज मल्लिकार्जुन जी कर रहे हैं, और उन्हें भी अपने जिह्वा पे बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं है, जो वो नहीं जानते कि किसके बारे में वो क्या कह रहे हैं. ये बहुत ही निंदनीय है. निंदनीय नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा स्तर जो चल रहा था अभी तक, देखिए कर्नाटक में जो भी राजनीति चल रही थी, आपके कुछ लोग जो हैं, सीनियर लोग जो हैं, छोड़ करके पार्टी उस तरफ चले गए. वो होता ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है. कई अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस के जो लोग हैं वो छोड़ करके बीजेपी में आ गए. ये सब चलता रहता है. और व्यंग्य कसना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे के ऊपर चुटकुले कसना, वो सब ठीक है, लेकिन इस किस्म की अभद्र भाषा का इस्तेमाल मतलब मेरी समझ के बाहर है. यहाँ पर जैसे मणिशंकर अय्यर साहब ने पहले चाय वाला बोला और फिर पाकिस्तान में जाकर के बोला हमारी मदद कर दो मोदी जी को हटाने के लिए. मतलब ये कांग्रेस को क्या हो गया है, मेरी समझ के बाहर है. मैं तो कांग्रेस को देख चुका हूँ, 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में. आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर 40 years and I have never seen this kind of behavior ever before. What do you think has happened? Is it because of Mr. Modi's popularity? They find they cannot really win against him? Is it because of that? What do you think has happened, Rani ji? सर, जैसा ऐसा होता है जब हम सत्ता में 40 साल बैठे होते हैं ना जी, और जब हमसे सत्ता छीन ली जाती है और शीर्ष नेतृत्व जिसके हाथ में सत्ता होती है वो प्रजातंत्र का सेवक बनता है
और पूरे दुनिया में अपने देश का डंका बजाता है, ऐसे वक्त कांग्रेस जैसी पार्टी जो सब कुछ मेरा है, देश मेरा है और मैं देश को चलाता हूँ और ये प्रजा मेरी गुलाम है, इस तरह का जो कांग्रेस का राजकारण था वो अभी समाप्ति के तरफ है। जी। और जब कोई चीज समाप्त होती है, जैसे आपने कहा कि वो हमें सांप कह रहे हैं, लेकिन बोलते ना वो जब सांप के फन पे पैर रख दिया जाता है तो वो कैसे फड़फड़ाता है। जी। तो अभी इनकी जो हालत है ना, वो इनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा, और हमारा क्या होगा कि जब लीडरशिप हीनता हो जाती है, जिस पक्ष को लीडरशिप अच्छी नहीं मिलती है, जिसके संस्कारों में कमी हो जाती है और उनका वजूद खत्म होते दिखता है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। और इससे ये आप राजीव जी समझ जाइए कि कांग्रेस का अंत की तरफ मतलब प्रस्थान हो चुका है। रानी जी, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद प्रदीप जी शायद कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब जानना क्या चाहता हूँ, आप इस पे जो भी अपना कमेंट करना चाहें जरूर करें। जब उन्होंने मौत का सौदागर बुलाया मोदी जी को, तो मोदी जी और भी ज्यादा सीट लेकर के गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जब उनको चाय वाला बुलाया और ये कहा कि कांग्रेस के अगले अधिवेशन में चाय का कॉन्ट्रैक्ट हम उनको दे देंगे, उसके बाद मोदी जी 2014 जीत करके आ गए। उसके बाद पाकिस्तान में जाकर के जब ये कहा गया हमारी मदद कर दो मोदी जी को हराने के लिए, तो मोदी जी 303 सीट जीत करके लेके आ गए। तो इस बार 2024 में कितनी सीट जीतेंगे ये जरा बता दें। 2024 में सुनामी आएगी साहब। लोग नंबर बताएं, नंबर कितने। सर हम 375 350 के पार 350 तो पार करेंगे, 375 50 पार करेंगे। गुजरात में जब सुनामी आई आप हमने देखी है जी, और अभी की जो सुनामी आएगी वो मोदी जी की और कॉमन मैन की अपने मतों की सुनामी आएगी और वो हम देखेंगे सर। 350 प्लस। Rani ji, for that, Fantastic. for that, Yogi Adityanath ji has to get 80 out of 80 in Uttar Pradesh. And Yogi ji is actually the #2 star campaigner in BJP after Narendra Modi ji, because he's the most sought after. कर्नाटक में थे योगी जी, और योगी जी ने कैसे यूपी में उन्होंने साफ कर दिया जो गुंडा राज। उन्होंने बताया कि आज पूरे यूपी से गुंडे लोग भाग रहे हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि दो ही स्थान जाएंगे यूपी में रहेंगे, तो या तो जेल में जाएंगे या ऊपर जाएंगे। He never mentioned, but that is what he meant. So, and he raised this issue of strict vigil on Gundaism, and second he said the Muslim reservation was wrong. Now Yogi ji ka hard stands, is it going to be projecting Hindutva कर्नाटक में बहुत इफेक्ट और फेवरेबल होगा बीजेपी में, बिकॉज सर्वे कुछ और बोल रहा है, and that's why योगी जी is there, and you believe योगी जी हिंदुत्व का जिस प्रकार से उन्होंने कल बात की है, कल परसों, it is going to change, and जो हिंदुत्व फोर्सेस है, वोट शेयर है, वो बढ़ेगी। you think it's going to create an impact, रानी जी? देखिए ऐसा है कि एक नहीं बोल सकते, मैं दो योगी निकले हैं जिनका न घर है, न बार है, न बीवी है, न बच्चा है, जो देश के लिए पूरी तरह समर्पित है। और जिस तरह भारत को आज सुरक्षा की जरूरत थी, भारतीय नागरिक को सुरक्षा की जरूरत थी, जो डरता था कहीं तो यूपी में, कहीं तो उसको लगता था कि यहाँ पे ऐसे लोगों का राज है कि हम सुरक्षित नहीं है, वहां आज योगी जी ने दिखा दिया कि जेल की दरवाजा खोल रखा है, जब भाग के दिखा। तो इस तरह का जब प्रोटेक्शन आ जाता है ना, तो राष्ट्र तो राजीव जी और हमारा पहले भी हिंदू राष्ट्र था, और कहीं तो हम तकलीफ में आ रहे थे तो हमें भगवान ने इस तरह के योगी दिए हैं कि आज हमारा बच्चा बच्चा बोल रहा है जय जय श्री राम। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। और कभी भी आप मोदी जी को सुनिए, वो बोलते हैं मैं जीतने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं मेरे देश को सुरक्षित करने के लिए राजनीति में आया हूँ, मैं राजकारण नहीं समाजकारण कर रहा हूँ। तो कर्नाटका के आंकड़े क्या बता रहे हैं, जीत तो हमारी ही पक्की है, आपको उसमें कोई भी संदेह नहीं लेना चाहिए। और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा कर्नाटका में, देश के लिए बहुत अच्छा होगा और हम वहां जीतेंगे। रानी जी, आपने अभी जो बोले कि बोडी साहब ने बोला कि मैं तो योगी हूं, झोला लेकर जाऊंगा, तो उद्धव ठाकरे जी ने आज यही बोला कि मोदी जी बोल रहे कि मैं झोला लेके जाऊंगा, मगर उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि आपने जो झमेला यहाँ पर किया है उसके लिए आप झोला लेके जाएंगे, उसके लिए कौन साफ करेगा? उद्धव जी जिस प्रकार से कहा, जो आपके बिकॉज द बारसूर रिफाइनरी रत्नागिरी, he believes he is going to oppose it. उद्धव ठाकरे जी is hell bound, बोले कि वहां पर, और उद्धव ठाकरे जी खुद
करीब 12 से 13 जो विलेजेस है, गांव है, वो गांव से खुद संपर्क करके उन लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करेगा ना। उद्धव ठाकरे जी इस रिफाइनरी के टोटल खिलाफ है। रानी जी, इज इट फैक्टर सिर्फ बात करते बिकॉज कुछ जब सरकार आई तो बोले कि फॉक्सकॉन चला गया, एयरबस चला गया, मेडिकल पार्क, ड्रग पार्क, एवरीथिंग इज गॉन बैक, नाउ यू गॉट अ रिफाइनरी एंड उद्धव ठाकरे जी इज ऑपोजिंग इट। हाउ डू यू सी रानी जी? देखिए, ऐसा है, उनका काम है कि जहां भी परिवर्तन हो रहा है या जहां भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो तो घर में बैठे रहते हैं तो उन्हें डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ आया नहीं तो क्यों नहीं आया, और कुछ आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इस तरह की उनकी अपनी एक भाषा होती है। वो क्या बोलते हैं आजकल शायद उन्हें भी शायद नहीं समझ में आता है, बोलते जरूर है लेकिन क्या बोलते हैं वो उनके भी हाथ में नहीं है, या उनके मुंह से बोल रहे तो दिमाग में नहीं है, ऐसी उनकी आज की स्थिति है। रिफाइनरी क्यों आनी चाहिए, ये मुझे लगता है आप ज्यादा इस चीज पे स्टडी कर चुके होंगे, और ये आज का नहीं है, 2014 से रिफाइनरी आनी थी। क्यों आनी थी? क्योंकि कोस्टल एरिया उसके लिए चाहिए होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, और हमारी रिफाइनरी किसी प्रदूषण के लिए नहीं आ रही थी, हम ग्रीन रिफाइनरी बना रहे सर। उसका अभी सिर्फ सॉइल टेस्टिंग शुरू है। सॉइल टेस्टिंग में ही मैं मेरे स्टेट को कितना स्पॉइल कर सकता हूँ उसकी कोशिश अपोजिशन से हो रही है, लेकिन ये बहुत गलत है। हमने कितने जल्दी हमारे यहाँ व्यापार आए, उद्योग आए, उसका प्रयत्न करना चाहिए, न कि हमारा व्यापार कैसे दूसरी जगह चला जाए उसका प्रयत्न करना चाहिए। गया तो तुमको तकलीफ, आया तो तुमको तकलीफ, तो तुम बैठे किस लिए हो सर? ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट है विच इज ओनली स्पॉइलिंग। उस गांव के अगर कुछ बच्चों को वहां रोजगार मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या है। आज रत्नागिरी आप देखिए, मनसे का पता नहीं आपने स्टेटमेंट सुना क्या, लेकिन मैं खुद भी बता रही हूँ, क्या महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया के बच्चों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें मुंबई ही आना चाहिए, पुणे ही जाना चाहिए? भाई रिफाइनरी आ रही है, ग्रीन रिफाइनरी आएगी, उसमें 3.5-4 लाख लोगों को काम मिलेगा। ये तो एक अच्छा परिवर्तन है सर, इसको तो प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पर रानी जी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। अभी कर्नाटक की जो बात हुई, पिछली मर्तबा भी अगर आप देखें कर्नाटक में, जबकि भारतीय जनता पार्टी वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस मिल गए, 2018 की बात है, और वहां पे उनकी सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी आई और उन्हीं की सरकार अभी तक चल रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, राजस्थान में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और अभी भी है, और उनकी सरकार चल रही है। मेरा कहना यह है, इसके बावजूद, इन स्टेट्स को हारने के बावजूद, वो दूसरी बात है कि आपकी सरकारें जो हैं कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दोबारा बन गई, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। मैं ये कह रहा हूं, अगर चुनाव का सिर्फ परिणाम देखा जाए, चुनावी परिणाम राज्यों में आपके विपरीत होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी 2019 में 303 सीट लेकर के आए, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रिजल्ट होता है वो तकरीबन लोकसभा के ऊपर उसका ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे क्या, मतलब कि ये ऐसा क्यों है रानी? देखिए सर, जनता का एक चेहरा और एक विश्वास होता है कि वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने इतना पा लिया है अपने कामों से। जब नोटबंदी हुई थी तो सबको लगा था अब सरकार नहीं आएगी जी, फिर भी लोगों ने झोली भर के वोट दिया क्योंकि वो जरूरी था, नोटबंदी भी होना जरूरी था। बोलते ना, कड़वा घूंट पिलाकर भी अगर आप गद्दी पे बैठ रहे हो तो उस देश के हित में दिया गया वो निर्णय है। तो जनता को देश के राजगद्दी पे बैठा हुआ सेवक कैसा चाहिए, उसके ऊपर जनता ने वोट किया। आने वाले 2024 में भी जनता नरेंद्र मोदी जी को वोट करेगी और भारत की फिर से प्रधानमंत्री पद की धुरा उनको सौंपेगी। और परिवर्तन के साथ साथ, अभी तो परिवर्तन हो गया है, अभी तो हमें बोलते हैं ना, राष्ट्र को सबसे सर्वोच्च स्थान पे ले जाने की पहल करनी है सर। रानी जी, यू नो द बीजेपी आउटरीच टू दलित, द ओबीसी, आपने पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी रैली चालू कर दिया अलॉन्ग विद यू नो अयोध्या एंड अदर सावरकर यात्रा। आपने अंबेडकर जयंती पे बीजेपी हैड 14 रैलीज इन मुंबई, एक दलित आउटरीच, अंबेडकर जयंती, अंबेडकर करो। तो यहां पर बीजेपी इज डूइंग द आउटरीच, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन,
सोशल एम्पावरमेंट पे बीजेपी कंसंट्रेट कर रहा है, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आरोप कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि कास्ट बेस सेंसस आप चालू कर दिए, आप दलित विरोधी हो। राहुल गांधी ने स्टैटिस्टिक्स दे दिया है कि बोले कि पूरे आपके सेक्रेटरी लेवल जितने भी है ओनली 7% दलित और ओबीसी है, तो मोदी जी एंड बीजेपी इज दलित विरोधी। तो क्या इनके जो बोलना वो विल अफेक्ट द बीजेपी प्रोस्पेक्ट्स नॉट ओनली इंडिया एंड कर्नाटका? आप कैसे देखते हो? जो बिकॉज यू आर डूइंग एन आउटरीच टुवर्ड्स द दलित एंड ओबीसी कम्युनिटी सोशल एम्पावरमेंट की वजह से, बट एक्यूजेशंस ऑफ राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे क्या विल अफेक्ट बीजेपी प्रोस्पेक्ट्स? रानी जी सर, ऐसा है, एक देश का अपोजिशन में बैठा हुआ एक सांसद जो सावरकर जी के ऊपर बोल रहा है, आज का युवा सावरकर जी को पढ़ता है, देखता है। आप सावरकर जी के ऊपर बोलते हैं, आप और गणमान्य महापुरुषों के ऊपर बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की अगर इकाई हर कार्यक्रम को उनके महापुरुषों के जयंती पे, उनके पुण्यतिथि पे अगर लोगों को अवेयर करती है, उनके रीच तक पहुंचती है, तो इसमें क्या गलत है? आप जो बोल रहे हैं वो तो 228-27 पूरे वार्डों में ये यात्रा हुई है सर, यात्रा हुई है। सावरकर जी के बातों को लोगों तक पहुंचाया गया है, हिंदुत्व के ऊपर बात हुई है, दलितों के हित के ऊपर बात हुई है, और सर हमारे यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। और कोई भी भाषण आप अगर हमारे लीडर्स का देखेंगे तो परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम लेकर ही भाषणों की शुरुआत होती है। तो ये क्या बोलते हैं? ये तो कुछ भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना, जिस पार्टी को लगता है कि अब हम खत्म हो रहे हैं, हमारा कुछ बचा नहीं है, तो वो हर चीज पे ऑब्जेक्शन उठाएंगी, हर चीज पे कंट्रोवर्सी करेगी, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करेगी। दूसरे देशों में जाकर जितना हो सकता है अपने देश, अपने घर की बदनामी कोई दूसरे के घर में जाके करता है क्या सर? पाकिस्तान जो खुद खाने के लिए मोहताज है, जिसके पास आटा इतना महंगा हो गया है, उससे जाके मेरा देश बचाओ करके मदद करेगी, हमको बचाओ करके मदद मांगेगी। तो ऐसे पार्टी के लिए मैं क्या ही बोलूं सर। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सुनने में अब ये भी आया है, काफ़ी एनालिसिस आ रहा है, अंदर की बात जो है ये सर्वेज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि देखिए जो भी कोई सर्वेक्षण करता है उसको मेरी समझ में बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, पारदर्शिता से काम करना चाहिए यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी और बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं आता है। देखिए साहब, जो मुस्लिम कम्युनिटी है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। एक अशराफ हैं जो अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं, और एक अजलाफ हैं जो आर अदरवाइज कॉल्ड पसबंदा मुस्लिम्स। पसबंदा मुसलमानों में जिनमें काफ़ी कास्ट ओबीसीज में हैं, बहुत लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, समर्थन देना बहुत शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने हमारी तरफ तो देखा है, वरना अभी तक जो सैयद होते थे, कुरैशी होते थे, जो सिद्दीकी होते थे, जो अपर कास्ट के जितने भी मुस्लिम होते थे, खान होते थे, सिर्फ उन्हीं से बात होती थी। बाकी जो मुसलमानों में भी बहुत कास्ट होती हैं, उनमें से जो लोग हैं पहली बार उनसे बात हो रही है। रानी जी देखिए सर, ऐसा है कि जब देश का प्रधान सेवक होता है ना, उसके लिए प्रजा का हर अंग उनका अपना होता है जी। तो वो हर कास्ट में हर लोगों से, आप अगर आज हमारे भारत सरकार के अवार्ड देखेंगे जो राष्ट्रपति जी के हाथ से दिए जाते हैं जी, कल वो उनको दिए जाते थे जो सूटेड बूटेड मर्सिडीज कार में आया करते थे जी। आज आप देखिए, जिनको किसी ने कभी देखा नहीं होगा, जो कभी टेलीविजन पे नहीं आए होंगे, जिनका कोई अस्तित्व लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, ऐसे हीरे प्रधानमंत्री जी ने ढूंढे। ये नहीं ढूंढा कि वो किस कास्ट का है जी। तो हर प्रजा को मिलना, हर प्रजा का दुख समझना, क्योंकि वो प्रधान सेवक खुद को बोलते हैं, तो सेवा में कोई जाति नहीं होती सर। मुस्लिम दर्जा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे श्रमण हो, कोई भी हो, इन सब की जिम्मेदारी प्रधान सेवक ने अपने ऊपर ली है। वो सबके पास पहुंचते हैं और सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जिस प्रकार, जैसे अभी अभी प्रदीप जी ने आपसे प्रश्न पूछा, उसका आपने जवाब दिया कि जहां तक के दलितों का प्रश्न है, ओबीसी का प्रश्न है, उनको लेकर के तो आपने बहुत यात्राएं निकाली हैं, गौरव यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, अंबेडकर यात्रा, ये सब आपने निकाला है।
मुसलमानों के लिए जो आउटरीच है उस विषय में कुछ हो रहा है क्या, रानी द्विवेदी जी? सर अभी आप देखेंगे तो काफी ऐसे मदरसे थे जिनको स्कूल में परिवर्तित करने कहा गया है, जी जहाँ पे सिर्फ कुरान पढ़ा जाता था। कुरान पढ़ना चाहिए, तो गीता पढ़नी चाहिए, हर धर्म की हर किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेजेस भी उसमें पढ़ाया जाए, इस तरह का सर्कुलर निकाला गया है। जी तो हर तरह की कोशिश, हर देखिए क्या होता है, जब तक हम उसमें आइडियोलॉजी नहीं डालेंगे, जब तक हम उसमें अवेयरनेस नहीं डालेंगे, उस चीज को वैसे ही चलते रहना होगा जैसे लोग चलाते थे। जी अभी उसमें परिवर्तन आ रहा है, आने वाला वो युवा भी लिटरेट निकलेगा, कुछ अलग सोच के साथ देश के हित के लिए करने का एक जज्बा लेकर वहां से भी लोग निकलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वंडरफुल, अच्छा एब्सोल्युटली वंडरफुल। रानी जी, मोदी जी फॉर डेवलपमेंट, जबरदस्त डेवलपमेंट का काम हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जबरदस्त डेवलपमेंट कर 400 किलोमीटर्स रोड ऑफ मुंबई कॉन्क्रीटाइजेशन, ड्रीम प्रोजेक्ट, पॉटहोल्स एलिमिनेटेड फॉर एवर, एंड दैट वाज पॉटहोल्स फिलिंग वाज द बिगेस्ट करप्शन। मगर आज के तारीख में आप देखोगे आदित्य ठाकरे जी रोज के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इसी प्रोजेक्ट को चैलेंज कर रहा है कि 400 किलोमीटर रोड इज फुल ऑफ करप्शन। बोले कि होर्डिंग हो रहा है, कार्टेलाइजेशन हो रहा है, स्टोन क्रशिंग मशीन से जो प्रोडक्ट निकाल रहा है, जो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, पूरे एकनाथ शिंदे जी के लॉबी है, और यही लॉबी इस मटेरियल्स को होर्डिंग कर रहा है ताकि उसका प्राइस राइज और एस्केलेशन हो, और यू नो दी कंक्रीट जो कॉन्ट्रैक्टर्स है फेडअप होके काम रोक दिया है। तो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू, द एलिगेशंस ऑफ आदित्य ठाकरे कि दिस इज फुल ऑफ करप्शन, द 400 किलोमीटर रोड इज फुल ऑफ करप्शन? रानी जी। प्रदीप जी, अगर मैं आपसे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जब क्या होता है ना, जब हम राजा बन के 25 साल तक बैठे हो महानगर पालिका पे और बाद में हमें कहीं से भी एक्सेस नहीं मिले तो कैसे हो जाता है। ये 400 किलोमीटर के रास्ते मुंबई को बदलने वाले हैं, उसकी स्ट्रेंथ, हम तो 2 साल बैठे थे ना, हमने क्यों नहीं 400 किलोमीटर के रास्ते बना लिए भाई, हमने क्यों नहीं कुछ कर लिया, हमने कुछ किया नहीं। और कोई कुछ कर रहा है तो भले वो तो पहले करप्शन ही कर रहा है, उसके बाद वो काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं। 2 चीजें हैं, एक संजय राउत जी और एक आदित्य ठाकरे जी, इनका मन है, इनकी जुबान है, जो समझ में आता है वो बोलते हैं, और उनका काम है बोलना और गलत बोलना। इसलिए इन सब चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे। प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है, और मुंबई का वो हो रहा है, जी काम आगे बढ़ रहा है। ये 9 महीने का काम बोल रहा है प्रदीप जी, ये सिर्फ 9 महीने का काम बोल रहा है। आपको भी भले ही आपने धोखे से ही सही, लेकिन सरकार में तो बैठे थे ना, आपके पिता मुख्यमंत्री थे, आप मंत्री थे, ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा महाराष्ट्र में कि एक फैमिली के दोनों लोग मंत्री पद पे आए। तो फिर क्यों नहीं कर लिया था, करना चाहिए था। अब जो कर रहा है उसके ऊपर करप्शन क्या और बहुत आरोप लगाएंगे, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम डेवलपमेंट का है, हम उसके तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर एक और भी चीज आ रही है सामने, अलग अलग सर्वेक्षण जो आए हैं महाराष्ट्र को भी लेकर के, उसमें ये आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी अगर मान लीजिए इकट्ठे अगर लड़ती है, एकता से लड़ती है अगर चुनाव महाराष्ट्र में, तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी सेना के लिए। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? वो तो सर ऐसा है कि सुबह का 9 बजे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, उसमें तो मोदी जी भी हार रहे, उसमें तो हम सब हार रहे, हम कहीं भी नहीं जीत रहे। तो आई थिंक राजीव जी, हम वेट करते हैं चुनाव का, और जनता और आप जो 40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, ये आपको भी दिख रहा होगा कि देश की जनता किस तरफ जा रही है, देश की इच्छा क्या है, स्टेट की इच्छा क्या है, राज्य की इच्छा क्या है। और इसके पहले भी राज्य की इच्छा के हिसाब से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री होना चाहिए था, ये अपने दम पे आए थे क्या? तो ये तो बात सर अपन इलेक्शन में जब रिजल्ट आएगा तब आप और मैं, हम दोनों बात करेंगे। रानी जी, आज उद्धव ठाकरे जी ने और एक बात बोला कि बैकस्टैबर्स विल नॉट, आई विल नॉट लीव द बैकस्टैबर्स, जिसने खंजीर खोपा हमारे पीठ में उनको हम छोड़ेंगे नहीं। इज अ थ्रेट डायरेक्टली टू एकनाथ शिंदे एंड देव फडणवीस जी। तो हाउ सीरियसली कैन यू टेक उद्धव ठाकरे जी? बिकॉज is the MVA going to, because MVA going to be fight together 2024? Only Uddhav Thackeray says yes, we are going to fight, because शरद पवार साहब बोलते हैं कि क्या होगा 2024 में, हम अभी कैसे बोलेंगे।
नाना पटोले जी का कुछ और आता है तो हाउ डू यू सी आज का जो उन्होंने थ्रेट दिया है कि बैक स्टैबर्स विल नॉट बी लेट ऑफ, हाउ डू यू सी रानी जी? मैं तो बोलूंगी कि ये पहले प्रदीप जी, मैं ये बोलूंगी कि पहले ये उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे खंजीर खोपी थी। ठीक है, आज वो बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कौन कौन है ये उनको पीछे मुड़ के जब देखा तो बोले न नाना पटोले जी बोल रहे हैं, न शरद पवार जी बोल रहे हैं, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। तो आई थिंक शरद पवार जी का नेचर आप और मैं और पूरी देश की जनता जानती है। जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्टोरी में अपन चलेंगे जी। और यहाँ पर अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले आपके वो कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ थे और उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ आज किसी और शो में कोई 2 या 3 एमबीए के स्पोक्स पर्सन्स थे और जिसमें से एनसीपी और कांग्रेस के लोगों ने बहुत क्लियरली बोला कि संजय राउत जी को कह दिया गया है कि भाई वो आप हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं हो, आप हमारे प्रवक्ता नहीं हो, आप हमारी पार्टी के बारे में बात करना ज़रा बंद करें। लेकिन वो मान ही नहीं रहे, क्या करें, वो समझते हैं वो सभी के स्पोक्स पर्सन हैं। कभी कभी तो वो बीजेपी के भी स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। मतलब देखिए, हाँ, इसका जवाब मैं यही दूंगी कि 9 बजे मीडिया जाना बंद कर दे जी। और नहीं गई तो शायद उससे भी उनका नहीं रहा जाएगा तो सेल्फ वीडियो बना के वो डालेंगे, लेकिन बोलना उनको जरूर है, चाहे प्रवक्ता किसी का भी बने वो। चाहे तो प्रवक्ता किसी एक दिमागी तकलीफ राजीव जी मुझे लग रही है जी। और उसका सॉल्यूशन आप और मैं नहीं दे सकते। सो जस्ट लेट इट बी। Right, Rani Dwivedi ji, thank you very much for joining us. And as I said, it was lovely to see you play pickleball. You should keep playing games. And today is the first show that you have been with us and I have not spoken about hockey. Maybe we'll do it next time. But you spoke about the pickleball because That's Rajiv, right. you cannot live without the sports. So No, I know can't. I can't. I am obsessed with sports. And I know sports is the biggest uniting factor in this country or anywhere else in the world. So, sir, That's a universal language. रानी जी दूसरे जो बोल रहे कि अनुराग ठाकुर जी भी खेल रहे थे, रानी जी भी खेल रही थी, तो कोई भी जो भी जीतेंगे वो बीजेपी वाले जीतेंगे। Yes, तो उसको भी- absolutely. लेकिन रानी द्विवेदी जी actually won. She's being very modest. सबको मालूम है कि जीती यही थी। इनको को हराना नामुमकिन है। प्रदीप जी को belated happy anniversary. जी। Thank you so much. Both of you may have a long journey and good health and wealth. Thank you so much राजीव जी, बहुत Thank दिनों you so बाद much. मुलाकात हुई। नमस्कार। बहुत अच्छा आप आते रहें। आप आते आप रहें। बुलाते हमारे रहें, हम हमारे जरूर आएंगे। हमारे शो की शोभा और चैनल की शोभा बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच मैम। वंदे Thank you so मातरम। much. वंदे Thank you so मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। Thank you so much. Right, and that was lovely. That was lovely. That was a lovely conversation after a long, बिल्कुल long सर। time. And